तो आप सभी लोग सेक्शन 3 निकाल लीजिए। सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 3 बात कर रहा है साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन होता क्या है इसे आप समझें। सबसेक्शन फर्स्ट बात कर रहा है, एक तरीके से हम समझें साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद की बात करें तो हम अभी आगे डील करूंगा मैं। साधारण अपवाद बात करता है जनरल एक्सेप्शंस अध्याय 3, जो कि धारा 14 से लेकर के 44 तक प्रावधानित की गई है। सेक्शन 40 से 44 तक के हमें सारी हेडिंग लर्न करना है, और यहाँ से किसी भी जुडिशरी एग्जाम में ले लीजिए आप, एमपी एडीपीओ, एमपी सिविल जज या अदर जुडिशरी एग्जाम, या आप कहें बार वाला एग्जाम भी ले लें, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। जनरल एक्सेप्शन के लिए हम डील करेंगे आगे के सेशन में। तो अभी आप समझें, ये साधारण स्पष्टीकरण में उससे कनेक्टेड था, इसीलिए मैंने आपके लिए बताया। तो साधारण स्पष्टीकरण का मतलब है यदि कोई अपराध के बारे में कोई डेफिनेशंस है जो जनरल एक्सेप्शन की बात कर रही है, या कोई दंड से संबंधित उपबंध है, या प्रत्येक दृष्टांत है जो साधारण अपवाद के शीर्षक के अंतर्गत आता है, यानी हेडिंग के अंतर्गत आता है, या परिभाषा के अंतर्गत आता है, डेफिनेशन के अंतर्गत, या कोई दंड का उपबंध है, ठीक है, या प्रत्येक कोई दृष्टांत, जितने भी इसमें दृष्टांत दिए गए हैं जनरल एक्सेप्शन में, उनके लिए एक तरीके से अपवाद माना गया है, और उनके लिए अपने लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हर जगह ऐसा तो नहीं है कि हर जगह हम उस चीज के लिए रिपीट करें, तो हमने एक सेपरेट चैप्टर बनाया है, चैप्टर 3, जो कि 14 से 44 तक है। तो हमने उसी में सारे जनरल एक्सेप्शन के लिए डील कर दिया है। इसमें हर सेक्शंस के बगल में नहीं लिखा है हमने जनरली कि उसके लिए हर सेक्शंस के बगल में मैंने लिखा हो, मतलब विधायिका ने हर सेक्शन के बगल में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इतना अननेसेसरी वेयर एक्ट हो जाएगा तो फिर तो परेशानी आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति कहेगा जनरल एक्सेप्शन के बारे में, हर व्यक्ति कहेगा ना जनरल एक्सेप्शन के बारे में कि भाई हर सेक्शन के नीचे आएगा तो वेयर एक्ट तो फिर ऐसी कंडीशंस में बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या कहा गया है कि ऐसी कंडीशंस में वेयर एक्ट बहुत कंसाइज रखने के लिए ऐसी कंडीशंस में माना गया कि ठीक है, हम एक जगह सारी चीजों के लिए प्रावधान कर देते हैं, उसके अलावा कोई हर जगह हम सेक्शंस में नहीं दोहराएंगे इसे बार बार जनरल एक्सेप्शन के रूल्स के लिए। उसके बाद सेक्शन 3 के हम बात करें दृष्टांत के बारे में, तो दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता है। जो सेक्शन 20 आपने पढ़ेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 20 BNS सेक्शन 20 बात करता है कि यदि 7 वर्ष से कम आयु के किसी बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नथिंग इज एन ऑफेंस बिलो एज ऑफ 7 ईयर। जो 7 वर्ष से कम के आयु का बालक है, यदि उसने कोई कार्य किया है तो ऐसी कंडीशंस में अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जस्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट बात कर रहा है, ऐसी कंडीशंस में उसे क्या है, पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम डील करेंगे, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसका एक तरीके से होल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊंगा। दूसरा इसमें इलस्ट्रेशन से दिया गया है वो पुलिस अधिकारी की बात कर रहा है कि पुलिस अधिकारी यदि कोई व्यक्ति है वो हत्या कार्य करता है, एक तरीके से जस्टिफाई बताया गया है, और सामने वाला व्यक्ति यदि उसे व्यक्ति के लिए पकड़ता है जो हत्या करता है, वो अपनी सारी चीजों का यूज करके उसे पकड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहा हूं सेक्शन 3 के क्लॉज 3 की बात कर रहा हूं। क्लॉज 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें देखना भी नहीं है। क्लॉज 3 निकालें आप। क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है? क्लॉज 3 बात कर रहा है कोई भी आपकी संपत्ति है, यदि वो आपके सर्वेंट के में कब्जे में है, यदि वो स्पाउस के कब्जे में है, यानी पति पत्नी के कब्जे में है, या वो लिपिक के कब्जे में है, या सेवक के कब्जे में है, तो ऐसी कंडीशंस में हम बात करेंगे कि वो संपत्ति ऑनर की मानी जाएगी। आपने क्या किया, मेरी संपत्ति थी, मैंने किसी व्यक्ति के लिए क्लर्क जो देखरेख वगैरह करते हैं प्रॉपर्टी की, उसके लिए हायर किया मैंने, और मैंने कहा आप मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेंटेन करना सारी चीजें, तो क्या वो संपत्ति उस ऑनर उसकी हो गई क्या? जैसे क्लर्क वगैरह के लिए दिया है मैंने, नहीं, वो संपत्ति हमेशा मेरी रहेगी जब तक मैं इसे ट्रांसफर नहीं करूं। या मेरी कोई स्पाउस है, मैंने उसे दे दी संपत्ति के, ठीक है आप इसकी रेख देख करना, या कोई क्लर्क वगैरह हुआ या सर्वेंट वगैरह हुआ, तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति मेरी मानी जाएगी। उसके बाद बात की गई है इसके स्पष्टीकरण की। एक्सप्लेनेशन क्या बात कर रहा है? एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि क्लर्क और सर्वेंट यानी लिपिक और सेवक किस किस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, एज अ क्लर्क, एज अ सर्वेंट।
उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित करने के लिए आप ऐसे व्यक्ति के लिए रख सकते हैं। विशिष्ट अवसर पर नियोजन का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर आप कोई कार्य करना चाह रहे हो, आप उसके लिए भी क्लर्क और सर्वेंट के लिए रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसका आप निकालें सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, और मैं इसकी बेयरक्ट से सारी चीजें डील करूंगा। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशंस क्लॉज के लिए बताऊंगा आपके लिए बेयरक्ट से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और हमें ऐसे सेगमेंट के लिए डील करना है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। तो मैं इसकी जरूर बेयरक्ट की लैंग्वेज याद करूंगा, मतलब याद करना है आप सभी के लिए। मैं इसकी लैंग्वेज रीड कर रहा हूं, तो प्लीज आप सभी लोग बेयरक्ट के लिए वॉच करें। क्या कह रहे हैं इसमें सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में? सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 बात कर रहा है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा कि मानो वह कार्य अकेले उसी व्यक्ति ने किया है। सबसे पहले मैं इसके कुछ की पॉइंट बताता हूं आपके लिए। मैंने डेफिनेशंस बता दी, फिर मैं इसे डेफिनेशंस के एलिमेंट, केस लॉ, डिफरेंस, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, किस तरीके से एमसीक्यू बनेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के 3 में कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय से संबंधित परिभाषा कहां दी गई है? तो मैं आपके लिए बता दूं कि बीएनएस में कहीं भी कॉमन इंटेंशन की परिभाषा नहीं दी गई है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा कि कॉमन इंटेंशन से संबंधित प्रावधान कहाँ है बीएनएस में? तो सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में है। ये प्रोविजन है, ना कि डेफिनेशन, समझें आप। ऐसे क्वेश्चंस बना के देते हैं, वो माइनर मिस्टेक हो आप पे। ठीक है, उसके अलावा फिर मैं बात करूंगा इस डेफिनेशंस के कुछ एलिमेंट की, और सबसे पहले मैं उस लाइन पे जाता हूं जिसमें जो लास्ट लाइन लिखी है, इसमें मानो वह अकेले कार्य उसी ने किया है। सबसे पहले अपन इसे समझते हैं। इस वाली लाइन के लिए हम समझें तो एक आपने सभी लोगों ने देखा होगा, ज्वाइंट लायबिलिटी यानी संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। आप सभी के संज्ञान में होगा ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। क्या होता है ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत? यदि ये नहीं होता तो सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग पनिशमेंट होती। ये क्या बात करता है ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए? देखते हैं हम कि जब कोई व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो ऐसे सिद्धांत के लिए हम ज्वाइंट लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को रखने की बेसिकली हम सहें कि मंशा क्या थी, क्या मंशा रही विधायिका की या संसद की कि इस प्रावधान के लिए रखा। तो मैं आपके लिए बता दूं कि इस प्रावधान की बेसिकली मंशा रही कि आप किसी व्यक्ति की गलत काम में सहायता ना करें, क्योंकि ऐसे तो हर व्यक्ति कर देगा किसी व्यक्ति का अपराध करने में सहायता। इसका मेन पर्पज या ऑब्जेक्ट था कि कोई व्यक्ति किसी की गलत काम में मदद ना करे। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि आप दूसरे के कार्य के लिए यदि आप प्लानिंग करके जाते हो, यदि आपके बीच डिस्कस हुई ये चीजें, तो आप सभी लोग ऐसे दंड के लिए दायी होंगे और इक्वल पनिशमेंट होगी। बहुत अच्छा सीन है इसमें, आप सभी के लिए समान सजा होगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए कम सजा हो, किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा सजा हो। आप बराबर के सभी व्यक्ति हकदार होंगे ऐसी कंडीशंस में यदि कॉमन इंटेंशन लगती है। और मैं आपके लिए एक और चीज सेगमेंट बता दूं, कभी भी कॉमन इंटेंशन अकेला सेक्शन नहीं लगता है। कभी भी आप कभी भी देखें, कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जो एक तरीके से हम कहें कि कॉमन इंटेंशन वाली चीज है, वो अकेला सेक्शन नहीं लगता है, उसके साथ अन्य सेक्शंस लगे रहते हैं। आप कभी भी देखना एफआईआर के लिए गौर से, जिसमें कॉमन इंटेंशन लगा है तो उसके साथ कुछ अन्य सेक्शन कनेक्टेड रहते हैं। अकेला सेक्शन 3(5) कभी नहीं लगता है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसके कुछ एलिमेंट की। एलिमेंट क्या क्या है इसमें, एलिमेंट के लिए देखते हैं। फिर मैं केस लॉ पे बात करूंगा, फिर मैं इसके डिफरेंस की बात करूंगा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अपन इसके की पॉइंट निकालते हैं एलिमेंट्स के, जिसे मैं एक और बात बता दूंगा आपके लिए। मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं मेंस लेवल का। आपके लिए मेंस लेवल पर ही तैयारी करके चलना है। जो भी एमपीसीजे के एक्सपेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका कैसे लिखना है। ठीक है, आप समझें चीजों को। कॉमन इंटेंशन के एलिमेंट लिखेंगे अपन। सामान्य आशय के तथ्य, कितने तथ्य हैं अपन इसे डिस्कस करते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम एलिमेंट निकालते हैं तो हम क्या है, डेफिनेशंस क्लॉज के लिए पॉइंटों में यानी टुकड़ों में तोड़ करके लिखते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। चलिए बनाते हैं। पहला एलिमेंट है कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया हो, पहला एलिमेंट।
दूसरा, इसमें कई व्यक्तियों का मतलब है यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कृत्य किया गया हो, 2 और मोर पर्सन्स द्वारा। तीसरा एलिमेंट बात करता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई कार्य किया गया हो। और चौथा एलिमेंट बात करता है कि सभी व्यक्तियों के लिए बराबर पनिशमेंट होगी। 4 एलिमेंट देख लिए अपन ने। उसके अलावा इसके कुछ और एलिमेंट हैं, उन्हें भी समझना बहुत आवश्यक है, वो हमें लिखना है। तो पहली बात करते हैं दिमागों का पूर्व मिलन, यानी जो भी आप चीज कर रहे हैं उन सारे लोगों का उसमें क्या होना चाहिए, दिमागों का एक तरीके से कहें मिलन होना चाहिए, पूर्व प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है, होना चाहिए। अभी मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा सारी चीजें क्लियर कराने के पर्पज से आपके लिए, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, कार्य में सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आपके द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक होती है भौतिक उपस्थिति, एक होती है शारीरिक उपस्थिति। शारीरिक उपस्थिति में आप कार्य करते वक्त उपस्थित हो, भौतिक उपस्थिति में क्या होता है आप भौतिक उपस्थिति में क्या होता है कि आप जो सारी चीजें हैं वहां पे आप उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या है उसकी मीटिंग में आपने भाग लिया है, पार्टिसिपेंट किया है, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने कौन सा अपराध किया है, कॉमन इंटेंशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके एक तरीके से कहें इलस्ट्रेशंस, क्योंकि समझने के पर्पज से इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है इस सेक्शन को। इस सेक्शन का इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बनाऊंगा मैं। इस सेगमेंट में क्या बात की गई है, तो इस सेगमेंट में बात की गई है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, सी की हत्या करने जाते हैं, ठीक है। अब ए एक हाथ में क्या लेके खड़ा है, भाला लेके खड़ा है, उसने कोई कार्य नहीं किया है, और बी ने कर दी सी की हत्या। अब जो हमारा सी था वो क्या है, मार दिया बी ने, ए ने कोई काम नहीं किया यहाँ, ए तो केवल भाला लेके खड़ा था, प्राय मीटिंग ऑफ द माइंड हुई थी कि हमें सी को मारना है, ए और बी की, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में सी की डेथ हो गई। अब ए ने कहा साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, केवल बस मैं तो भाला लेके खड़ा था कि यदि कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, मैंने कौन सा मर्डर किया, मर्डर तो बी ने किया है साहब, इसके लिए गिल्टी माना जाए। बोले अच्छा आप चतुर हो, कॉमन इंटेंशन पढ़े जाके। वकील साहब जरा कॉमन इंटेंशन के बारे में बताएं आप, क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या जो भी अक्यूज्ड पर्सन है, पता नहीं है आपके लिए कॉमन इंटेंशन के बारे में। आप सभी लोग ऐसा माना जाएगा कि आप दोनों ने ही हत्या की है, सी की, ए और बी ने। मैंने इलस्ट्रेशंस डील किया है। उसके बाद मैंने अभी तक आपके लिए एलिमेंट भी डील करा दिए हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशंस भी देख लिया है हमने, एलिमेंट भी देख लिए हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ और की पॉइंट की, यानी पहले केस लॉ और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस देखेंगे। तो एक तरीके से 2 केस तो आपके लिए याद करने ही हैं, कुछ और केस हैं जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं 2 केसेस के लिए डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट हैं और कई बार पूछे गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला केस बात करता है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कहा गया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था, ठीक है। इसमें एक नरकुल वगैरह की स्टोरी थी, तो मैं जनरली उसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो आप केवल कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के पर्पज से याद करें, ठीक है। जो स्टार्टिंग के सेशन है मैंने उसमें पूरी स्टोरी एक तरीके से ब्रीफ में करके बताई है आपके लिए। दूसरा केस लॉ बताते हैं बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस, हम दूसरा केस लॉ देख रहे थे, इसका नाम था बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इस केस में बताया गया था, एक केस मैं बता दूं आपके लिए, ये पोस्ट ऑफिस केस के नाम से जाना जाता है। इसमें सेक्शन 3(5) और सेक्शन 190 यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या डिफरेंस बताया गया था। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये सारी चीजें इसमें डील की गई थी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इस केस के लिए जब भी हम इसे मेंस में लिखें कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हमें क्या करना है, इस केस लॉ के साथ ही हमें कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए समझाना है। जब ये क्या है, एक सबसे डिफरेंस हमारा क्वेश्चन होगा, और जो हमारी चीजें डिफरेंस होंगी तो उसके हिसाब से आपके लिए नंबर दिए जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस की। मैंने एक पीडीएफ भी आपके लिए प्रोवाइड कराई है, तो उसके लिए आप देखें, मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन आपके समक्ष डिस्कस कराया था ऐसे संबंध में। तो हम देखते हैं इसके लिए इस कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के डिफरेंस के बारे में मैं बात करूंगा। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंस के लिए 2 लाइन खींच के आप डिफरेंस लिखोगे, और बहुत ही क्लियर तरीके से हमें शॉर्ट में लिखना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइमिंग रहता नहीं है।
तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रावधान है? सेक्शन 3(5) बात करूं मैं तो बीएनएस की, तो कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, और मैं बीएनएस की बात करूं सेक्शन 190 की, तो बात की गई है किसकी? कॉमन ऑब्जेक्ट की। अब मैं आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी में धारा 34 थी कॉमन इंटेंशन की, और सामान्य उद्देश्य की बात करें कॉमन ऑब्जेक्ट की धारा थी, वो थी धारा 149, ठीक है। उसके अलावा मैं अब आगे सेशन के लिए कंटिन्यू करता हूं, तो कॉमन इंटेंशन के बारे में हम देखते हैं कि सामान्य आशय हेतु व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य आशय हेतु व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले देखा था कि कॉमन ऑब्जेक्ट में कितनी होना चाहिए, तो 5 और मोर पर्सन होना चाहिए। इसमें विधि विरुद्ध उद्देश्य है, विधि विरुद्ध एक तरीके से जमाव के लिए हम देखेंगे, जो पहले 141 में था विधि विरुद्ध जमाव आईपीसी में, अभी आप उसके लिए देखें। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। सेकंड पॉइंट बात करता है सेक्शन 3(5) यानी जो कॉमन इंटेंशन है वो किसी एक तरीके से कहें हम किसी अपराध का सृजन नहीं करता है, किसी ऑफेंस के लिए क्रिएट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। दूसरी हम बात करें धारा 190 की यानी सामान्य उद्देश्य की कॉमन ऑब्जेक्ट की, तो यह एक विशेष अपराध का सृजन करता है, अलग से बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। और इसमें सेक्शन कहें हम सेक्शन 3(5) में एक पूर्व नियोजित योजना होती है, ठीक है। और सेक्शन हम कहें 190 में कॉमन ऑब्जेक्ट में, तो इसमें पूर्व नियोजित योजना होना आवश्यक नहीं है। दूसरी मैं बात करूं कि इसमें सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है कॉमन इंटेंशन में, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही क्या है, एक तरीके से पर्याप्त, ठीक है। सेक्शन मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो कॉमन इंटेंशन में क्या होता है? दिमागों का पूर्व मिलन होता है, प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सेक्शन 3(5) बात करता है कि संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, एक तरीके से हम देखें। और जो धारा 190 है वो संयुक्त दायित्व की केवल घोषणा करती है, डिक्लेरेशन करती है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी, और एक और पॉइंट बचा है, मैं उसके लिए और डिस्कस कर देता हूं कि सामान्य आशय है वो अपरिभाषित है, यानी इसकी कहीं परिभाषा नहीं दी गई है कॉमन इंटेंशन की, एवं सीमित है इसका क्षेत्र। जबकि मैं बात करूं कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, जो बीएनएस की सेक्शन 189 क्लॉज फर्स्ट है, वो बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में कि इसमें अवैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें 5 और 5 से अधिक व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है। तो सारी चीजें इस तरीके से हमें क्या है, इसका डिफरेंस लिखना है सारी चीजों के लिए समझकर, और हम बेसिकली जो हमसे पूछा जाए, जितना पूछा जाए, हमें मेंस में अननेसेसरी कंटेंट लिखने से बचना है। जितना पूछा जाए नेसेसरी हमें केवल उतना ही समझना है। तो जितना मुझे समझ में आया, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ऐसे सेगमेंट के लिए डील करना है और ऐसे लिखना है। उसके बाद हम एक बात करें तो सेक्शन 3(5) एक साक्ष्य का नियम है। कॉमन इंटेंशन क्या है, एक तरीके से कहें एक साक्ष्य का नियम है, यानी एविडेंस का नियम है। और एक बात और बताई थी मैंने आपके लिए, उसके लिए और मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि सामान्य उद्देश्य, सामान्य आशय यानी जो 3(5) है, उसके लिए हम बात करते हैं सहभागिता के लिए, मतलब उपस्थिति की बात की गई है इसमें सभी प्रकरणों में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें उपस्थित होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी चीजें देख ली हैं कॉमन इंटेंशन की, जहां तक मुझे रिकॉल कर रहा है माइंड के अनुसार, मैंने सारी चीजें डिस्कस करा दी हैं। उसके अलावा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 6 से निकालें आप, इसमें बात की गई है सिमिलर इंटेंशन, जो कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में बताया गया था। इन दोनों में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस की, तो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन की जो डेफिनेशन है वो सेम है, केवल 2 एलिमेंट्स हैं जो अलग से निकल के आते हैं। यानी आपका आपराधिक ज्ञान होना चाहिए, यानी क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक तरीके से क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। आप इन 2 चीजों के लिए करते हो कॉमन इंटेंशन के पर्पज से यूज, तो ऐसी कंडीशंस में उसे सिमिलर इंटेंशन माना जाएगा। मैं इसकी और डेफिनेशन रीड कर देता हूं, इंपोर्टेंट डेफिनेशन से, कि जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो, ठीक है।
इतने सेगमेंट के लिए मैंने डील कर लिया है। उसके बाद मैं इसके आगे सेगमेंट की बात करता हूं, तो आप आगे निकाल लीजिए सेक्शन 3 का सबसेक्शंस आप निकालिए इसका सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं डील करता हूं। क्या बात करता है इसमें? 2 वर्ड यूज आए हैं, एक तो अंशता कार्य या अंशता लोप। यदि आप इन चीजों के लिए कोई पार्टली एक्ट करते हो या पार्टली किसी चीज का ओमिट करते हो या ऐसी चीज करने के लिए क्या करते हो, आप प्रयत्न करते हो ऐसी चीज में, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि आपने किसी चीज का लोप किया है किसी कार्य के माध्यम से। इसका इलस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, आप सारी लोगों के लिए रीजनिंग समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि ए अंशता यानी पार्टली, बी एक व्यक्ति है उसके लिए भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है और उसे पीटता भी है अंशता तरीके से, तो एक तरीके से उसने मृत्यु कारित कर देता है वो ऐसा जानबूझ करके। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया है, का ने क्या किया है, हत्या की है। उसने 2 एक्ट किए, एक तो सामने वाले के लिए भोजन नहीं दिया, अंशता कार्य किया, एक अंशता लोप कर दिया उसने पीट करके। उसकी ड्यूटी थी, पब्लिक सर्वेंट था, भोजन देने की, आपने क्या कर दिया, ये एक्ट कर दिया, आपकी ड्यूटी है उसे भोजन देना। दूसरा, आप लोग क्या कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, फिर भी आपका इंटेंशन क्या है, मारने का, सामने वाला व्यक्ति मर गया, आपने क्या कर दिया, आपने हत्या कारित कर दी। उसके बाद मैं बात करूंगा सेक्शन 3 के सब क्लॉज 8 की। 3 के सब क्लॉज 8 में बात किया गया है कि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया गया है। इसमें सेवरल एक्ट के माध्यम से आप कोई एक्ट कारित करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आप सम्मिलित रहते हो ऐसे एक्ट में, भले ही आप अकेले अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होकर के ऐसा कार्य करते हो, आप जानबूझकर सामने वाले का सहयोग कर रहे हो, आपके लिए पता है कि ये व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए सारी चीजें हैं। आप इतनी लायबिलिटी बताई गई है आपके लिए इसमें कि आप यदि संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हो तो आप दोनों पनिशेबल किया जाएगा आप दोनों के लिए। इसमें सिंपल इलस्ट्रेशंस दिए हैं, आप उनके लिए रेफर करना, तो उन इलस्ट्रेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक और चीज बताई गई है कि व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार ही दंड किया जाएगा। इसमें कॉमन इंटेंशन का वो है एक तरीके से प्रिंसिपल, वो लागू नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने जिस कार्य के लिए कार्य किया है वही व्यक्ति उतने ही कार्य के लिए दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके आप इलस्ट्रेशंस रेफर करें और इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज क्वेश्चंस करें आप लास्ट में। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, उनका क्या है, एक तरीके से इसमें विभिन्न अपराधों के दोषी माने जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करते हैं तो उसके अनुसार उसे क्या है, जो उसने कार्य किया है उसी के अनुसार उसे क्या है, दोषी ठहराया जाएगा। हम देखते हैं इसमें एक इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके लिए देखते हैं हम कि ये क्या करता है, गंभीर प्रकोपन से ऐसी परिस्थितियों के अधीन यहाँ पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, या का उसके द्वारा वध किया जाना है और केवल आपराधिक मानव वध किया जाना है, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। अब बी क्या करता है, या से बेमनस्य रखता है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में वो उसकी सहायता करता है कि मार दो इसे एक तरीके से। तो यहाँ हो सकता है कि जो बी जो एक तरीके से बीच में आया है और जो सारी चीजें जिससे उसकी बेमनस्यता है, जिससे उसकी लड़ाई है पहले से, वो क्या कार्य करता है, ए के लिए क्या दे देता है, हत्या कारित करने के पर्पज से कोई चाकू वगैरह या गन वगैरह दे देता है कि आप तो कर दो, आप तो चला दो उस पे, यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ जिस व्यक्ति ने गोली मारी है वो हो सकता है यहाँ पे क्या हो, ये व्यक्ति है जो गोली चला रहा है वो केवल आपराधिक मानव वध का दोषी हो, लेकिन बी ने क्या किया है, हत्या की है। आप यदि उसे नहीं प्रोवाइड कराते तो हो सकता है वो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए नहीं मारता। ठीक है, उसके अलावा हम अगले सेशंस में बात करते हैं। मैंने यहां तक डील किया है सेक्शंस, चैप्टर 1 तक मेरा कंप्लीट हो गया है। यदि इसमें किसी के लिए कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू। ऐसे ही सेशन के लिए आप कंटिन्यू करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।